मैं बता दूं, आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम दोनों ही खास डॉक्यूमेंट है कंपनी का, बट ये दोनों को एसोसिएशन क्यों कहा जाता है? कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन ही है ना बिटवीन मेंबर्स। सो कोई भी एसोसिएशन का खास एक्सटर्नल पावर्स मेमोरेंडम से लिखा रहता है और इंटरनल पावर्स, इंटरनल रेगुलेशन आर्टिकल में लिखा रहता है। देखो, इंटरनल सेट ऑफ रूल्स हमेशा ज्यादा होते हैं। तुम बाहर के साथ कैसे एक्ट करोगे परिवार को रिप्रेजेंट करते हुए, तो वो तो नंबर ऑफ रूल्स कम ही होगा, वो तो बेसिक है, वो तो पता ही है। बाहर वालों को अंदर का खबर मत दो, बाहर वालों से उतना झगड़ा मत करो, बट बाहर वालों को बता दो एड्रेस ये है, बाहर वालों को नाम ये परिवार का पता रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट ये पता रहना चाहिए, बस। बट अगर अंदर का रूल्स अगर सजाओगे, अंदर का मतलब कंपनी का डायरेक्टर्स के साथ क्या लेन देन होगा, डायरेक्टर्स का कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन है, बोर्ड का मीटिंग्स कब बुलाया जाएगा, बोर्ड मीटिंग्स का फैसला कैसे किया जाएगा, वोटिंग कैसे होगा, शेयर होल्डिंग कैसे होगा, ये सारा इंटरनल बातें कंपनी का कहाँ लिखा रहेगा? मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में? आर्टिकल्स। Okay, a very warm welcome to all students. Firstly, we are continuing with memorandum and articles. यहाँ तक हो चुका था last class में, and today's session is only on memorandum and articles of Companies Act 2013, जो कि most important topic है CA Foundation के लिए। 30 marks straight away, one single chapter. Okay, now without any further ado, I'm starting today's session with the hope that तुम लोग को समझ में आ रहा है। ओके, देखो सुनाई दे रहा है। विदाउट एनी फर्दर एडू, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन कंपनीज एक्ट 2013 आर दीज। व्हिच टू सर? ये दोनों क्या है सर? ये दोनों है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। ओके, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स क्या है? ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है और दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी है। किसका? कंपनी का। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को जीवित रहने के लिए इन द आइज ऑफ लॉ उसका पावर कहां से वो ड्रॉ करेगा? उसका पावर ड्रॉ करेगा फ्रॉम दीज टू डॉक्यूमेंट्स। एक कंपनी क्या कर सकता है, कंपनी क्या नहीं कर सकता है, ये कोई पर्सन अगर बोल दे कंप्लीटली, एक सिंगल पर्सन, तो फिर तो वो कंपनी नहीं है, वो पर्सन ही है। तो कंपनी का कुछ अलग पावर्स रहना चाहिए। कंपनी भी डेमोक्रेटिक नेचर का होना चाहिए, बिकॉज कंपनी इज फॉर्म्ड बाय द मेंबर्स फॉर द मेंबर्स, एंड कंपनी का मेंबर्स के बिहाफ में डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी गवर्न्स द कंपनी। एंड कंपनी को गवर्न करने के लिए जो पावर्स है डायरेक्टर्स का, जो बाउंड्रीज है, वो बाउंड्रीज, पावर्स, रेस्ट्रिक्शंस all are stated where? In these two documents, memorandum and articles. मेमोरेंडम का बात अगर हो तो मेमोरेंडम क्या है? मेमोरेंडम कुछ ऐसा चीज है जहां से कंपनी को एक्सटर्नल चार्टर या कंपनी का एक्सटर्नल जो पावर्स है वो सेट होता है। इट इज मोर इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू। एंड आर्टिकल से कंपनी का इंटरनल चार्टर सेट होता है। तो मेमोरेंडम इज एन एक्सटर्नल चार्टर ऑफ द कंपनी, whereas आर्टिकल इज द इंटरनल चार्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है? अच्छा, एक्सटर्नल और इंटरनल चार्टर का मतलब क्या हो गया? एक्सटर्नल चार्टर मतलब बाहर वाला दुनिया के साथ कंपनी क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये लार्जली मेमोरेंडम में लिखा हुआ रहता है। मेमोरेंडम में कितना क्लॉजेस रहता है मैं बता दूं, मेमोरेंडम हैज एटलीस्ट 7 या 6 क्लॉजेस, एंड आर्टिकल्स में मेमोरेंडम में 6 क्लॉजेस है और आर्टिकल्स में बहुत सारा रेगुलेशंस है। ठीक है? मेमोरेंडम हैज लॉट ऑफ clauses, articles has lot of regulations, and 91 to 100 regulations है, उससे भी बढ़ा सकते हो। ठीक है? और ये 6 clauses नॉर्मल कंपनीज के लिए है। फॉर ओपीसी खास करके 1% कंपनी के लिए मेमोरेंडम में देयर आर 7 clauses। कितना क्लॉजेस है? 7 क्लॉजेस है, एक्स्ट्रा क्लॉज ऐड किया गया है। कोई बोल सकते हो ओपीसी और बाकी कंपनी में फर्क क्या है? ओपीसी में एक ही मेंबर है, तो एक ही मेंबर रहने के लिए क्या चाहिए? एक नॉमिनी चाहिए। तो एक्स्ट्रा एक क्लॉज क्या होगा? नॉमिनी क्लॉज। एक्स्ट्रा क्लॉज इज नॉमिनी क्लॉज। अच्छा, मेमोरेंडम क्या हो गया? एक्सटर्नल चार्टर। दोनों ही कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। मेमोरेंडम हो गया एक्सटर्नल चार्टर और ये हो गया इंटरनल चार्टर। ओके, और मैं बता दूं दोनों डॉक्यूमेंट्स लगता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। बोथ द डॉक्यूमेंट्स आर वेरी मच नीडेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ
कंपनी। और एक सीए बनने के बाद या सीएस कोई कर रहे हैं तो सीएस करने के बाद ये दोनों डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग करना या दोनों डॉक्यूमेंट्स के नेचर जानना एक कर्तव्य है, ड्यूटी है एक सीए का, सीएस का या सीएमए का या लॉयर का, ठीक है। सो मैं बता दूं अभी तक जो पढ़ाई किए इसमें मेमोरेंडम लेके हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि एक्सटर्नल चार्टर है जिसमें 7 क्लॉजेस है, एक एक्स्ट्रा क्लॉज है, 7वां क्लॉज इज ओनली फॉर ओपीसी, नॉट फॉर ऑल कंपनीज, फॉर ऑल अदर कंपनीज देयर आर 6 क्लॉजेस, ओके। और ये 7 क्लॉजेस क्या क्या है मैं थोड़ा आउटलाइन कर देता हूँ और यही से सीख जाओगे, ठीक है। नंबर 1 इज नेम क्लॉज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज। कोई भी कंपनी फॉर्म करोगे तो पहला क्या चाहिए, उसका नाम क्या है, तो नाम हर कंपनी का लिखा रहता है, फर्स्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम जो कि है नेम क्लॉज। उसके बाद सिचुएशन क्लॉज। मैं बता दूं सिचुएशन में रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं रहता है, रजिस्टर्ड एड्रेस इज नॉट देयर, रजिस्टर्ड एड्रेस इज नॉट देयर। व्हाट इज देयर, सिचुएशन में ओनली द स्टेट इज मेंशन्ड, यानी कि अगर कलकत्ता आरओसी का कंपनी है, मतलब कलकत्ता में अगर रजिस्टर्ड कोई कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस है कलकत्ता में, उसका सिचुएशन क्लॉज में क्या लिखा रहेगा, कलकत्ता या वेस्ट बंगाल, बी इंटरैक्टिव, यू कैन चैट, ऑफ कोर्स वेस्ट बंगाल, ठीक है। अच्छा सर, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज रहता है, एक रियल मेमोरेंडम मैं दिखाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज रहता है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज क्या है, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ये ऑब्जेक्ट क्लॉज है क्या, ऑब्जेक्ट क्लॉज यानी कि आपका हर कंपनी का 2 ऑब्जेक्टिव रहता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और ये ऑब्जेक्ट क्लॉज तय करता है कंपनी क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। मतलब मैं अगर रियल एस्टेट कंपनी खोलना चाहता हूँ तो रियल एस्टेट कंपनी, जाहिर है रियल एस्टेट कंपनी में मेरा काम क्या होगा, बिल्डिंग्स बनाना और बिल्डिंग्स बना के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स करना, ठीक है, रियल एस्टेट डेवलप करना, रियल एस्टेट बेचना, उसका मार्केटिंग करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये क्लॉजेस अगर नहीं है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में अगर ये सब स्टेटेड नहीं है, तो फिर क्या मैं हाउसिंग कंपनी चला सकूंगा, नहीं। आई कैन नॉट गो बियॉन्ड what my object is, मेरा ऑब्जेक्ट में जो स्टेटेड है उसका बियॉन्ड आई कैन नॉट गो, ओके। सो प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स मतलब the main objects, secondary object means the ancillary objects। as a thumb rule all companies everywhere have a very big set of ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज को पूरा बढ़ा के हर कंपनी लिख लेता है या रखता है बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीजन, बिकॉज ऑब्जेक्ट क्लॉज के तहत वो हर काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा सर, ऑब्जेक्ट क्लॉज छोड़ के क्या रहता है, लायबिलिटी क्लॉज के लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज 90% ऑफ द कंपनीज क्या कंपनीज है, लिमिटेड लायबिलिटी, तो लिमिटेड या अनलिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज में लिखा रहता है। फिर रहता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज का मतलब क्या है बताओ। कैपिटल क्लॉज का मतलब सिंपल है कि इसका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है। कैपिटल क्लॉज में ऑथराइज्ड कैपिटल, टाइप्स ऑफ कैपिटल में पढ़ाया था लास्ट क्लास, ऑथराइज्ड कैपिटल लिखा रहता है, ठीक है। एंड लास्टली सब्सक्रिप्शन क्लॉज में लिखा रहता है कि कितना सब्सक्राइबर्स है। सब्सक्राइबर्स टू व्हाट, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी। सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी कौन कौन बन रहा है, मतलब कंपनी खोलते वक्त कौन कौन इसका सब्सक्राइबर है। और मेरे को बताओ, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम कितना नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए। ऑफ कोर्स सर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज हाउ मच, 7। तो 7 मेंबर्स रहना पड़ेगा, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का नंबर ऑफ मेंबर्स 7 होना पड़ेगा, और ये 7 मेंबर्स को पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा टू द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी। और ये 7 मेंबर्स जो सब्सक्राइब करेगा टू द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी, ये सब्सक्राइबर्स का नाम लिखा रहना चाहिए मेमोरेंडम का सब्सक्राइबर्स क्लॉज में, ओके। एंड इन लोगों का सिग्नेचर भी चाहिए DSC, बिकॉज अब सारा एप्लीकेशन क्या होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, और सिग्नेचर क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर, ओके। तो मैं बता दूं सब्सक्रिप्शन क्लॉज, एंड इसके अलावा द 7th एंड द फाइनल क्लॉज व्हिच इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज बट ओनली फॉर OPCs, ओनली फॉर 1% कंपनी, तुमको एक नॉमिनी को नॉमिनेट करना पड़ेगा हु मस्ट बी अ सिटीजन एंड अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। रेजिडेंट का क्राइटेरिया मैं समझाया था,
इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन या ज्यादा। क्लियर है? सबको क्लियर है? मेमोरेंडम तो एक बार अंगूठा दिखा दो, मेमोरेंडम यही है, सबको क्लियर है? इट इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। कंपनी को फॉर्म करने के लिए ये लगेगा ही, और ये डॉक्यूमेंट जो है ये एक्सटर्नल चार्टर या एक्सटर्नल सेट ऑफ रूल्स सेट करता है कंपनी का। इसका 6 क्लॉजेस रहता है, नेम, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन एंड नॉमिनी क्लॉज। ओके, मैं बता दूं, मेमोरेंडम इनकॉर्पोरेशन, एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन कराओगे तो मेमोरेंडम उसका तैयार रहना चाहिए। ठीक है? ओके, ऑलराइट सर। आर्टिकल्स के बारे में बताइए। आर्टिकल्स, अच्छा ये दोनों को क्या बोला जाता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, मैं बता दूं, आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम दोनों ही खास डॉक्यूमेंट है कंपनी का, बट ये दोनों को एसोसिएशन क्यों कहा जाता है? कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन ही है ना बिटवीन मेंबर्स। सो कोई भी एसोसिएशन का खास एक्सटर्नल पावर्स मेमोरेंडम से लिखा रहता है और इंटरनल पावर्स, इंटरनल रेगुलेशन आर्टिकल में लिखा रहता है। देखो, इंटरनल सेट ऑफ रूल्स हमेशा ज्यादा होते हैं। तुम बाहर के साथ कैसे एक्ट करोगे परिवार को रिप्रेजेंट करते हुए, तो वो तो नंबर ऑफ रूल्स कम ही होगा, वो तो बेसिक है, वो तो पता ही है। बाहर वालों को अंदर का खबर मत दो, बाहर वालों से उतना झगड़ा मत करो, बट बाहर वालों को बता दो एड्रेस ये है, बाहर वालों को नाम ये परिवार का पता रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट ये पता रहना चाहिए, बस। बट अगर अंदर का रूल्स अगर सजाओगे, अंदर का मतलब कंपनी का डायरेक्टर्स के साथ क्या लेन देन होगा, डायरेक्टर्स का कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन है, बोर्ड का मीटिंग्स कब बुलाया जाएगा, बोर्ड मीटिंग्स का फैसला कैसे किया जाएगा, वोटिंग कैसे होगा, शेयर होल्डिंग कैसे होगा, ये सारा इंटरनल बातें कंपनी का कहाँ लिखा रहेगा? मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में? आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स में एटलीस्ट 100 ऐसा रेगुलेशंस है स्टैंडर्डाइज्ड, उसको चेंज भी कर सकते हैं कंपनी, कस्टमाइज करके भी बना सकते हैं। दिस इज आर्टिकल्स। अब मैं बता दूं, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट अगर कोई करना चाहता है, कंपनी खोल लिया आर्टिकल्स और मेमोरेंडम के साथ, बट अमेंड करना चाहता है आर्टिकल्स या मेमोरेंडम, तो ये अमेंडमेंट करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ पावर, यू नीड अ लॉट ऑफ पावर। No one can just amend the articles of the memorandum. No one can just amend the articles and memorandum just like that. JLT method में just like that you cannot change the articles or memorandum. Articles और memorandum को change करने के लिए you need power and you also need to follow a legal procedure. What is the legal procedure to change articles and memorandum? Okay, मैं बता दूं, articles and memorandum ऐसे change नहीं होता है। articles change करने के लिए special resolution पास करना पड़ता है। कोई भी मीटिंग में कंपनी जो भी डिसीजन लेता है वो मीटिंग में लेता है। मीटिंग दो तरह का होता है, ये सब पढ़ाई सीए इंटर में है। ठीक है? मीटिंग्स कुड बी ऑफ 2 टाइप्स। जनरल मेंबर्स का मीटिंग को जनरल मीटिंग बोलते हैं, और बोर्ड मेंबर्स का मीटिंग या डायरेक्टर्स को मीटिंग को बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। दोनों मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होता है। रेजोल्यूशन मतलब द डिसीजंस टेकन इन अ मीटिंग। दोनों मीटिंग में रेजोल्यूशंस पास होता है। रेजोल्यूशंस आर द डिसीजंस टेकन इन अ मीटिंग। एंड मैं बता दूं, ये दोनों मीटिंग का रेजोल्यूशन 2 तरह का हो सकता है। एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अगर कोई भी मीटिंग में नॉर्मल 51% या ज्यादा वोट एक डिसीजन को मिलता है तो उसको क्या बोला जाता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और अगर कोई मीटिंग में 75% या मोर वोट्स इन फेवर ऑफ अ डिसीजन मिलता है तो उसको बोला जाता है स्पेशल रेजोल्यूशन। सो रेजोल्यूशंस आर अगेन ऑफ 2 टाइप्स, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल। मैं बता दूं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मींस वोटिंग मोर देन 50% वोट मिला, और स्पेशल रेजोल्यूशन में 75% और मोर। ठीक है? और मैं बता दूं, कोई भी मीटिंग में ये जो रेजोल्यूशंस है, ये रेजोल्यूशंस को आपको एमसीए या आरओसी को बताना पड़ेगा। यू हैव टू फाइल इट विद आरओसी। आपको आरओसी में फाइल करना पड़ेगा कि मेरा मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ है मेमोरेंडम चेंज करने के लिए या आर्टिकल्स चेंज करने के लिए, तब जाके एक कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स चेंज कर पाओ। ये बेसिक प्रोसेस आउटलाइन किया। अभी स्पेसिफिकली बात करेंगे अमेंडमेंट्स इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स कैसे होता है, ये और एक टॉपिक है। तो पहला टॉपिक आज जो कवर किए मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अमेंडमेंट कैसे होता है मेमोरेंडम या आर्टिकल्स का। क्लियर है? ओके, चलो एक बार देखते हैं हम लोग
जल्दी से मेमोरेंडम वाला टॉपिक बुक में कैसा दिया हुआ है। ओके, कुछ सवाल है तो यू कैन ऑलवेज इंटरैक्ट थ्रू चैट एंड लेट मी नो। देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक बार बुक का लैंग्वेज में रीड कर रहा हूं सो दैट यू कैन गेट इट एकदम दिमाग में। It contains the object for which the company is formed and therefore identifies the possible scope of its operation. The most important clause in a memorandum is the object clause, like I told you, beyond which the company cannot act. एक कंपनी का मेमोरेंडम से उसको पावर मिलता है एक्ट करने का, क्योंकि कंपनी का मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज में खास करके प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स में लिखा रहेगा वो कंपनी क्या चीज का कंपनी है। एक कंपनी अगर ट्रेडिंग उसका ऑब्जेक्ट में लिखा ही नहीं है और ट्रेड कर रहा है तो ये गैर कानूनी है, क्योंकि कंपनी का पावर नहीं है ट्रेड करने का थ्रू इट्स मेमोरेंडम। एक सवाल आ गया, द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम आर द डायरेक्टर्स। नो, डायरेक्टर्स आर नॉट मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम बेटा। सब्सक्राइबर्स आर द मेंबर्स, डायरेक्टर्स आर द स्पेशली वोटेड individuals who can act as directors or decision makers of the company. Usually directors can be named in the articles. Okay sir. Sir देखो, memorandum is a public document. Memorandum क्या है? Public document, यानी कि दुनिया भर में कोई भी आपका memorandum access कर सकता है, ठीक है? Under section 399 of Companies Act. Consequently, every person entering into a contract with the company is presumed to have the knowledge of the conditions contained therein. तो मैं अगर कल रिलायंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं और मैं रिलायंस का मेमोरेंडम पढ़ा भी नहीं, और ऐसा ही होता है, कौन पढ़ता है आजकल, ठीक है, और मैं बाद में जाके मैं देखा यार रिलायंस मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया, उसका मेमोरेंडम में लिखा ही नहीं है, मैं जाके केस किया तो वो केस मैं हार सकता हूँ। इसलिए क्योंकि बोला जाएगा कि आपको तो नॉलेज था, हम लोग प्रिज्यूम कर लिया आपको नॉलेज है, क्योंकि मेरा मेमोरेंडम तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो तो पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है ऑन पब्लिक रिकॉर्ड्स, और वो जानना आपका हक था और ड्यूटी था, कर्तव्य था। ओके, तो देखो, एज पर सेक्शन 4 memorandum of a company shall be drawn up in such a form as is given in tables A, B, C, D, E in schedule 1 of Companies Act। मैं बोला था एकदम Companies Act शुरू करते वक्त कि Companies Act में 470 sections है and 7 schedules है। 7 schedules में देखो, schedule 1 talks about मेमोरेंडम में किस फॉर्म में मेमोरेंडम ड्रॉ होगा, और टेबल A, टेबल B, टेबल C, टेबल D, टेबल E ऑफ मेमोरेंडम टॉक्स अबाउट all the forms, ठीक है। memorandum and articles must be close to model forms as possible depending on the circumstances। मतलब ये model forms जो है ये forms के जैसा होना चाहिए। ओके, अब देखो नेम क्लॉज, पहला क्लॉज क्या था? नेम क्लॉज। इसमें लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड नाम होगा अगर पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड नाम होगा अगर प्राइवेट लिमिटेड है, और इलेक्टोरल ट्रस्ट नाम अलाउ हो सकता है सेक्शन 8 कंपनी का, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, ऑलराइट, इलेक्टोरल ट्रस्ट भी नाम हो सकता है। फिर है स्टेट नेम, है सिचुएशन क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी बोला जाता है, बट रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज इज व्हाट? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज इज बेसिकली द स्टेट। ओके सर, इसके अलावा और क्या क्या क्लॉज है? ऑलराइट, लाइक आई वाज सेइंग कि मेमोरेंडम का 7 क्लॉज मैं दिखा रहा था, लायबिलिटी क्लॉज, फिर कैपिटल क्लॉज, फिर एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज, एंड ओपीसी का और एक क्लॉज क्या होता है कि वो है आपका द क्लॉज ऑफ व्हाट? विच क्लॉज? नॉमिनी क्लॉज। ओके, अभी देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन आ गया। मैं बोला था आज का क्लास में 2 चीज कवर होगा, एक मेमोरेंडम आर्टिकल्स और दूसरा है डॉक्ट्रिन। तो ये डॉक्ट्रिन का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ये डॉक्ट्रिन का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ऐसा 2 और डॉक्ट्रिन हम लोग करेंगे जो सिलेबस में है कंपनीज एक्ट का। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या बोलता है और क्या है, ठीक है? व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स? देखो, द वर्ड अल्ट्रा मींस बियॉन्ड एंड द वर्ड वायर्स मींस पावर्स। ये एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल इन लॉ है कि अ कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स पावर्स। अ कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स पावर्स। और ये जो लाइन में लिखा, दिस लाइन टॉक्स अबाउट द डॉक्ट्रिन, ये डॉक्ट्रिन का यही मतलब है, कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स पावर्स। और इसी डॉक्ट्रिन को हम लोग लैटिन फ्रेज में बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स शॉर्ट में, और इसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ओके, अब डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ये तो लाइन आप लिखा दिया, कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स पावर्स। और ये पावर्स कहां से मिलता है कंपनी को?
powers are set by the memorandum of association and articles of association, यानी कि वही दो documents memorandum and articles में जो लिखा है वही एक कंपनी कर पाएगा, it is presumed, and beyond it a company cannot traverse or move or do any act which is not written in the memorandum or articles. And if a company does so, then such an act of a company will be void. Such an act, if done, is void ab initio, यानी कि void. Clear है? तो यही है प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायस. इस पे आधारित कुछ केस स्टडी भी है जो चर्चित है और जो हम लोग चर्चा करेंगे अभी क्लास में. ठीक है, तो मैं जो बोला क्लियर है. डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायस states that a company cannot go beyond its powers, and एक कंपनी तभी उसका पावर्स के खिलाफ अगर पावर्स के खिलाफ गया भी तो एक कंपनी पावर्स के खिलाफ जाने से सच एन एक्ट को void माना जाएगा, यानी कि that will not legally bind the company because it is not there in the memorandum or articles. It is a safeguard for the members. आज मेंबर्स लोग कंपनी खोल लिया पैसा देके, बट कंपनी चला कौन रहा है? द गवर्निंग बॉडी विच इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड डायरेक्टर्स को इलेक्ट कौन कर रहा है? मेंबर्स. ठीक है, और ये प्रक्रिया लिखा है कहाँ पे? एक्ट में भी लिखा है, आर्टिकल्स में भी लिखा है. और मैं बता दूं, आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में जो जो पावर्स दिया गया है जिससे कंपनी एक्ट कर रहा है, वो एक्टिंग पावर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इज गिवन टू द डायरेक्टर्स. एंड इफ द डायरेक्टर्स विद अ मैलिफाइड इंटेंशन या रॉन्ग ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा काम करता है जो लिखा नहीं है कंपनी का पावर्स में, सो सच अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड. अ कंपनी कैन नॉट बी बाउंड. ठीक है, बिकॉज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स ऑपरेट कर जाएगा. और यही डॉक्ट्रिन बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. अब इसमें केस क्या है थोड़ा देखते हैं. केस कुछ ऐसा है कि ये एग्जाम्पल देखो. इफ यू हैव सप्लाइड गुड्स or perform service on such contract or lent money, you cannot obtain payment or recover money lent. But if the money advanced to the company has not been expended, lender may stop the company from paying. Of course, injunction ले लेगा. And this is because company does not become the owner of the money, which is ultra vires the company. As the lender remains the owner of the money, he can take back the property. If the ultra vires loan has been utilized in the meeting lawful debt of the company, then the lender steps into the shoes of the debtor paid off, and consequently he would be entitled to recover his loan to that extent from the company. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और ये चीज इसी केस का है जो मैं बोला बहुत सारा चर्चित केस स्टडी है, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड. ठीक है, फैक्ट्स क्या है? मेन ऑब्जेक्ट था कंपनी का टू मेक, सेल और लेंड और हायर रेलवे कैरेजेस एंड वैगन्स. और ये कंपनी कैरी ऑन क्या करता था? मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स जैसा कैरी ऑन करता था. परचेज, लीज, सेल माइंस करता था. परचेज एंड सेल एज मर्चेंट्स ऑफ एजेंट्स, कोल, टिम्बर, मेटल्स. बेसिकली माइनिंग कंपनी था, और माइनिंग कंपनीज के बाद कैरेजेस, रेलवेज, ये सब रहता है. अब डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्ट किया और एक रीच बोल के फाइनेंसिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम के साथ. एंड द कंपनी फर्दर रैटिफाइड दिस एक्ट ऑफ द डायरेक्टर्स बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. मैं अभी रेजोल्यूशन के बारे में बोला, तो कंपनी ये जो एंटर किया फाइनेंसिंग एंड कंस्ट्रक्शन के लिए, बोलो क्या कंपनी का ऑब्जेक्ट्स में फाइनेंसिंग एंड कंस्ट्रक्शन था? नहीं, बट फिर भी कंपनी एंटर किया फाइनेंसिंग एंड कंस्ट्रक्शन के लिए रेलवे लाइन का, और ये बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी था. बट डायरेक्टर्स का ये एक्ट को रेटिफाई कर दिया, माने कंपनी ने रेट्रोस्पेक्टिवली अप्रूव कर दिया बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. कंपनी हाउएवर रेपुडिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट एज बीइंग अल्ट्रा वायर्स. कंपनी कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट ये बोल के कि ये तो मेरा कंपनी में था ही नहीं. ठीक है, रीच जिसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्टिंग रेलवे लाइंस, ये डैमेजेस क्लेम किया. उसका कंटेंशन था दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज वेल विद इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स. वो बोला जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स तो आपका लिखा हुआ था पॉइंट नंबर बी में, तो ये आपका पावर में था, एंड हेंस विद इन योर पावर. मोर ओवर आपका मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स भी इसको रेटिफाई या अप्रूव कर दिया था. However, कोर्ट ने हेल्प किया, कॉन्ट्रैक्ट null and void है. It is said in general contractors was associated with mechanical engineering. देखो, mechanical engineers and general contractors था. ठीक है, that is it had to be read in connection with the company's
मेन बिजनेस। जनरल कॉन्ट्रैक्टर लोग फाइनेंसिंग बिजनेस नहीं करते। इफ द टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स वाज नॉट सो इंटरप्रेटेड इट वुड ऑथराइज इन मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एनी काइंड एंड एवरी काइंड जनरल, ठीक है, मरीन एंड फायर इंश्योरेंस भी करा देता। तो वही बोल रहे हैं, एन अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी मेड बाइंडिंग ऑन द कंपनी। यही मैं बोला, it can become intra-biased by reasons of estoppel, acquiescence, lapse of time, delay or ratification, ठीक है। The whole position regarding this doctrine of ultra-bias can be summed up in these 4 words। क्या है? In these 4 lines, not words। When an act is performed which is though legal in itself is not authorized by the object or by statute, it is said to be ultra-bias। An act which is ultra-bias, the company cannot be ratified even by all the, unanimous consent of the shareholders। An act which is ultra bias by director, अच्छा बोलो, ultra bias means beyond the power, ultra bias of the company means beyond the power of the memorandum, ultra bias the directors means beyond the power of the articles, ठीक है ना। तो बोल रहे कि beyond the power of memorandum अगर कोई काम करे एक कंपनी तो वो काम रैटिफाई नहीं हो सकता, उसको शेयर होल्डर्स भी रैटिफाई नहीं कर पाए। बट अगर डायरेक्टर्स का पावर्स को डायरेक्टर्स रैटिफाई कर सकते हैं, हाँ। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स बट इंट्रा वायर्स द कंपनी, ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है बट डायरेक्टर्स का पावर में नहीं था थ्रू आर्टिकल्स, can be ratified by members through resolution passed at general meeting। If an act is ultra vires the articles, it can be ratified by altering the articles by a special resolution at general meeting। यही बोला गया। However, the disadvantages of this doctrine outweighs the main advantage, namely to provide protection to the shareholders and creditors, ठीक है। It is only nuisance insofar as it prevents the company from changing its activities in direction which is agreed by all। अभी देखो आर्टिकल्स लेके बात करते हैं। आर्टिकल्स सबको पता है, of course everyone knows what is articles। अब आर्टिकल्स जैसे सेक्शन 4 बोलता है शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट में 5 टेबल में मेमोरेंडम का फॉर्मेट दिया हुआ है, वैसे आर्टिकल्स के बारे में सेक्शन 5 बोलता है। और सेक्शन 5 बोलता है कंटेंट्स एंड मॉडल आर्टिकल्स क्या होगा, रेगुलेशंस है, मैं बोला इंक्लूजन ऑफ मैटर्स है, प्रोविजंस ऑफ एंट्रेंचमेंट है। अच्छा, ये प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट है क्या? प्रोटेक्शन का क्लॉज है, प्रोटेक्शन का रेगुलेशन है, ठीक है। मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ एंट्रेंचमेंट प्रोविजन है, नोटिस टू रजिस्ट्रार ऑफ एंट्रेंचमेंट प्रोविजन है, फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स वंस अगेन शेड्यूल 1 का टेबल F से I तक है, J तक है, ठीक है। मॉडल आर्टिकल्स वैसे ही होना चाहिए जैसे ये सब फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखो बोला है फॉलोइंग आर द की डिफरेंसेस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स का की डिफरेंसेस क्या क्या है? ओके, ऑब्जेक्टिव्स, रिलेशनशिप, ऑल्टरेशन, अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। मैं बता दूं, मेमोरेंडम अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको एक्ट बोलता है मेमोरेंडम ऑल्टर करना इज टफर, आर्टिकल्स ऑल्टर करना इज इजियर। ऑफ कोर्स होना चाहिए। अभी 2 लास्ट डॉक्ट्रिन है जिसको लेके आज का क्लास खत्म होगा और आप लोग का एक्ट पूरा खत्म होगा। वो डॉक्ट्रिन है आखिरी डॉक्ट्रिन, 2 डॉक्ट्रिन्स वी आर लेफ्ट विद, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ध्यान से सुनो, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव, क्या है ये? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, देखो टर्म से ही पता चलता है इंडोर मैनेजमेंट यानी कि कंपनी का अंतर्गत या इंटरनल मैनेजमेंट का बात हो रहा है। एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब जो नोटिस लीगली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा है लोगों के पास। अच्छा बोलो, अभी मैं थोड़ा देर पहले पढ़ाते वक्त डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स बोला कि मेमोरेंडम में जो भी लिखा रहेगा या आर्टिकल्स में जो भी लिखा रहेगा दे आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली मेमोरेंडम। तो ये डीम हो जाएगा, प्रिज्यूम किया जाएगा कि आप अगर कोई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको उस कंपनी का मेमोरेंडम पता है। ये प्रिजम्पशन हो रहा है क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिकली अवेलेबल रिकॉर्ड है और कोर्ट भी ये मान लेगा, कानून ये मानता है कि आपको ये पता है। अब पब्लिक हो, पब्लिक सब जानता है। ओके, तो सर कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज प्रीटी मच लाइक दैट। It presumes that public has notice of things. That is why constructive notice. And doctrine of indoor management क्या बोलता है? बोलता है आपका कंपनी में रेगुलेशन, आर्टिकल का रेगुलेशन में अगर लिखा है बैंक से लोन उठाने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तो फिर ये इंटरनली आपका कंपनी कर रहा है कि नहीं, ये
इंडोर मैनेजमेंट है, इंटरनल मैनेजमेंट है। बाहर वाले सोच लेगा कि आपका इंटरनल मैनेजमेंट आप कर रहे हो, वो लोग आके चेक नहीं करेगा, है ना। यही है दो डॉक्ट्रिन, और ये दो डॉक्ट्रिन में आधारित बहुत एक आखिरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है जो अभी करेंगे। वही केस स्टडी समझने से आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। ओके, तो केस स्टडी क्या है देखते हैं। केस स्टडी का नाम है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉइन। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉइन। ओके, नाउ क्या है ये केस स्टडी समझते हैं। देखो बहुत इजी चीज है। रॉयल ब्रिटिश बैंक एक लोन दिया एक कंपनी को, कंपनी का नाम है टर्कॉइन, ठीक है। कंपनी का नाम क्या है? टर्कॉइन। टर्कॉइन was officially manager liquidator of the insolvent Cameron's Colebrook Steep Coal and Swansea Railway Company। टर्कॉइन बेसिकली कौन था? लिक्विडेटर था, मतलब एक कंपनी किया एसेट्स बेच के, कंपनी इंसॉल्वेंट हो गया था, कंपनी का एसेट बेच के लायबिलिटीज को पे ऑफ करने का काम एक लीगली अपॉइंटेड लिक्विडेटर को दिया जाता है। तो टर्कॉइन वाज सच अ लिक्विडेटर फॉर अ कंपनी। अब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था 1844 में अंडर जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट। तो देखो मैं बोला था रेफरेंस ड्रॉ करो, मैं बोला था जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट बहुत पहले से था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब से हुआ तब से ही जॉइंट स्टॉक कंपनी था और तब से ही कंपनीज एक्ट भी था। द कंपनी had given a bond for 2000 pounds to the Royal British Bank। तो कंपनी एक बॉन्ड इशू करके रॉयल ब्रिटिश बैंक से पैसा उठाया 2000 पाउंड तब का जमाने में, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स आज का जमाने में। ओके, अब देखो विद सिक्योर्ड द कंपनीज ड्रॉइंग्स ऑन इट्स करंट अकाउंट। तो कंपनी का करंट अकाउंट खोल के ये लोन दिया था कंपनी को रॉयल ब्रिटिश बैंक। बॉन्ड वाज अंडर कंपनी सील। बॉन्ड कंपनी का सील में था, कंपनी का नाम पे था। अब क्या हुआ, कंपनी का सील के साथ दो डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी साइन भी किया था बॉन्ड में। व्हेन द कंपनी वाज सूड, कंपनी जब पैसा नहीं दे पाया तब बैंक ने जाके कंपनी के ऊपर केस कर दिया कि मेरा पैसा वापस दो 2000 पाउंड, ठीक है। कंपनी बोला कि मेरा रजिस्टर्ड डीड ऑफ सेटलमेंट यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर्स को पावर था बोरो करने का, ओनली ऑथराइज्ड अमाउंट इन द रेजोल्यूशन पास्ड इन अ मीटिंग। मतलब डायरेक्टर्स को पावर नहीं था बॉन्ड इशू करने का 2000 पाउंड का, और बोला रेजोल्यूशन पास हुआ था बट कितना बोरो करेगा डायरेक्टर्स ये बोला नहीं गया था रेजोल्यूशन में। तो ये एक्ट ऑफ द कंपनी टू बोरो फ्रॉम रॉयल ब्रिटिश बैंक वाज वॉइड, दैट वाज कंपनीज कॉन्टेंशन। बट ऐसा करके तो हर कंपनी फ्रॉड कर लेगा लोन उठा के, तो इसीलिए कोर्ट ने बोला रॉयल ब्रिटिश बैंक तुम डरो मत, मैं तुम्हारा साथ हूं। कंपनी का अंदर का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना या ना करना ये कंपनी का अंतर्गत इंटरनल मैटर है। कंपनी किया या नहीं किया तुम देखो मत, तुम खाली मान लो ये हुआ है, और अगर ये कंपनी नहीं किया तो कंपनी इसका भुगतान देगा। इसीलिए इसको बोला जा रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, यानी कि it was decided that the bond was valid, so Royal British Bank could enforce the terms. He said that bank was deemed to be aware of the directors could borrow only up to, बैंक को ये अवेयरनेस होना चाहिए था, आर्टिकल्स में लिखा है डायरेक्टर्स बोरो कर सकते हैं विद रेजोल्यूशन, बट रेजोल्यूशन वाकई पास हुआ कि नहीं ये देखना बैंक का काम नहीं, बैंक मान लेगा हुआ है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, the management is perfectly functioning internally, it is another assumption which management and other outsiders can presume. Articles of association were not registered, ठीक है। और यही डॉक्ट्रिन जो बोलता है, यही डॉक्ट्रिन बोल रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। बस इस डॉक्ट्रिन का कुछ ऑपोजिट भी है, ये डॉक्ट्रिन का कुछ ऑपोजिट या रिवर्स पोजीशन भी है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। वो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है कि कुछ चीजों का कंपनी को खबर रहना चाहिए, यानी कुछ चीजों का खबर आप लोगों को रहना चाहिए। आप लोग बोले तो बाहर वालों को, ठीक है। तो कुछ चीजों का खबर बाहर वालों को रहना चाहिए, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एंड कुछ चीज अगर अंदर का कंपनी में हो रहा है कि नहीं ये चेक करना बाहर वालों का पावर में नहीं है, तो ये माना जाएगा बाहर वालों को लग सकता है कि आप सब ठीक ठाक चला रहे हो अंदर में कंपनी। ये चीज बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो दीज टू डॉक्ट्रिन्स के साथ हम लोग का आज का कंपनीज एक्ट का सेशन खत्म होता है।